ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोमीटर की चर्चा करेंगे। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी उपकरण है और इसका प्रयोग वर्कशॉप के अंदर मेजरमेंट करने के लिए, माप लेने के लिए हर जगह पे हर एक जॉब के साथ कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ता है। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ITI पॉलिटेक्निक या अन्य एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम में जहाँ पे टेक्निकल से सवाल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन समझेंगे, जानेंगे और कैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ये सारा लाइव आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर क्या है, एक सिंपल सा इसका आप उत्तर दे सकते हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी उपकरण है जिसकी सहायता से आप मेट्रिक सिस्टम में मिनिमम 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 mm के 100वें भाग के बराबर मेजरमेंट ले सकते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में यानी कि इंचेज वाले सिस्टम में 1 इंच के 1000वें भाग के बराबर यानी कि 0.001 इंच तक की सूक्ष्मता से माप लिया जा सकता है। उस मापी उपकरण को, उस सूक्ष्म मापी उपकरण को माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। मेरे हाथ में आउटसाइड माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। इससे पहले माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। जनरली हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं, जो बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं वह आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक उसी तरह इंटरनल मेजरमेंट के लिए किसी स्लॉट का, किसी स्लीव का या लाइनर का या इंटरनल पार्ट्स में अगर मेजरमेंट लेना हो तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी स्लॉट का डेप्थ मापना हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सीट मापने के लिए सीट माइक्रोमीटर, स्क्रू माइक्रोमीटर, कई तरह के माइक्रोमीटर आवश्यकता अनुसार आते हैं। सारे का सिद्धांत जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह लगभग सेम है। माइक्रोमीटर अगर नॉर्मली कहें तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसे आप स्क्रू पिच के सिद्धांत पे कार्य करना कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल नट या बोल्ट देखे होंगे तो जैसे ही बोल्ट पर हम लोग नट चढ़ाते हैं, एक राउंड मारते हैं तो नट आगे कुछ दूरी तय करती है। ठीक उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो कुछ दूरी पीछे तय करती है। तो इस तरह से इस सिद्धांत का लाभ उठाकर माइक्रोमीटर का आविष्कार किया गया। इसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पामर ने 1848 ईस्वी में किया था। तो आइए हम लोग अब आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। इसमें भी आप देख लीजिए, यह जो ग्रे कलर का है यह है फ्रेम। फ्रेम के एक साइड में एनविल लगी हुई रहती है और दूसरे साइड में स्पिंडल लगा हुआ होता है। स्पिंडल के साथ जो ये देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल लॉक, और इसके पीछे जो चमकीला भाग है इसको हम लोग कहते हैं स्लीव या बैरल। इसका नाम है स्लीव या बैरल, जिसके ऊपर मेन स्केल, सब स्केल और डेटम लाइन होता है। इसके आगे का जो भाग है इसको हम लोग थिम्बल के नाम से जानते हैं। ये जो आगे का घेरा है वो बिभल किया हुआ है और इस पे कुछ न कुछ अंशांकन किया हुआ है जो कि हम लोग बताएंगे। और पीछे का भाग जिसे हम लोग आसानी से घुमा सकें वह नर्लिंग की हुई है, यानी कि खुरदरा बनाया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से घुमा सकें। ठीक इसके पीछे अगर जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रैचेट स्टॉप। यह एक जॉब पे प्रेशर देने के बाद एक आवाज आती है जिससे हम लोग समझते हैं कि दोनों साइड में जॉब का सरफेस
माइक्रोमीटर के सरफेस से कंप्लीटली टच हो गया है। इस तरह से आवाज़ आती है। ठीक है, ये सारा पार्ट्स हम लोग फिगर में भी बताए हुए हैं। अब हम लोग इसके इंटरनली अगर समझते हैं तो फ्रेम के ऊपर माइक्रोमीटर का रेंज लिखा रहता है, जैसे 0 to 25, यानी कि 25-25 के अंतराल में माइक्रोमीटर अलग अलग रेंज में अलग अलग मार्किंग का मापने का जो रेंज है उसमें उपलब्ध हैं। कुछ माइक्रोमीटर में जो एनविल है, एनविल को हम लोग निकाल सकते हैं और 20-25 के रेंज में कई एनविल आते हैं, जिससे एक ही माइक्रोमीटर के द्वारा बड़ा रेंज बना सकते हैं। जैसे 0 to 150 तक का रेंज बना सकते हैं, 150 to 300 तक का रेंज बना सकते हैं, ताकि एक ही फ्रेम का यूज करके सिर्फ एनविल बदलकर हम लोग इसके रेंज को इंक्रीज करते हैं। कुछ माइक्रोमीटर फिक्स रेंज के आते हैं, जैसे यह 25 to 50 है, यानी कि 25 से 50 मिलीमीटर के बीच में कोई भी जॉब अगर रहेगा तो उसका मेजरमेंट हम लोग इस माइक्रोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से भाग किस धातु के बने होते हैं। तो फ्रेम की अगर चर्चा करते हैं तो फ्रेम कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। याद रखिए, फ्रेम कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। इसके अलावा जितने भी भाग हैं, एनविल है, स्पिंडल है, स्लीव है, थिम्बल है, रैचेट है, ये निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है, तो आप अगर किसी तरह का धातु से संबंधित अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी थ्रेड की चर्चा की जाती है। स्पिंडल के अंदर कौन सा थ्रेड रहता है, तो स्पिंडल के अंदर आउटसाइड, ये देख रहे हैं स्पिंडल, यहाँ से अगर हम लोग इसको मूव करते हैं तो इसके अंदर आउटसाइड थ्रेड रहता है, बाहरी थ्रेड रहता है। थ्रेड की संख्या के बारे में चर्चा किया जाता है, तो थ्रेड की संख्या 50 होती है। अगर आपका माइक्रोमीटर मेट्रिक सिस्टम का है तो उसके अंदर थ्रेड की संख्या 50 होती है। अगर ब्रिटिश सिस्टम का है तो थ्रेड की संख्या 40 होती है। ठीक है, फिर आता है स्लीव के अंदर। स्लीव के अंदर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो स्लीव के अंदर इंटरनल थ्रेड कटा होता है, यानी कि आंतरिक चूड़ी कटी हुई होती है। और ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ियों की संख्या 40 होती है तथा मेट्रिक सिस्टम में चूड़ियों की संख्या 50 होती है। अब सवाल होता है कि इसका पिच कितना का होता है, तो पिच होता है मेट्रिक सिस्टम में 0.50 mm का पिच, यानी कि दो लगातार थ्रेडों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। तो पिच कितने का होता है, तो 0.50, यानी कि 1 मिलीमीटर का आधा। अगर इसको एक चक्कर हम लोग कंप्लीट घुमाते हैं तो यह 0.5 मिलीमीटर आगे या पीछे मूवमेंट करता है। याद रखिएगा इसको। जॉब कहाँ से कहाँ के बीच में लेकर मापते हैं, तो एनविल और स्पिंडल के बीच में। जॉब हम लोग अगर मापना होगा तो इन दोनों के बीच में रखेंगे, एनविल और स्पिंडल के बीच में। और रैचेट के द्वारा हम लोग मूवमेंट करके स्पिंडल को घुमा करके दोनों सरफेस पे कांटेक्ट बनाते हैं और उसके बाद रीडिंग की गणना करते हैं। तो इन सारे सवाल हैं, इसको आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग इसमें माप कैसे लेते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमको मेजरमेंट करना है, यह चार्जर है, चार्जर के आगे वाला भाग, उसका मेजरमेंट आउटसाइड डायमीटर कितना है अगर मापना होगा तो इसको माइक्रोमीटर को हम लोग एनविल और स्पिंडल के बीच में इस भाग को रखेंगे और रैचेट के द्वारा हम लोग मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करेंगे। किसी और आदमी की सहायता से इसको होल्ड करेंगे तो और आसानी से हो जाएगी। आपको दिखाने के लिए मैं एक करके देता हूँ, इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग स्पिंडल लॉक को आगे की तरफ मूव कर देंगे जिससे स्पिंडल लॉक हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से स्लाइड करके देखेंगे, आसानी से स्लाइड होना चाहिए।
बिल्कुल टच करके, ना हार्ड और ना ही लूज। इस तरह से अगर होने के बाद स्पिंडल लॉक है, जॉब से इसको बाहर निकालेंगे और रीडिंग की गणना करेंगे। हम लोग रीडिंग की गणना कैसे करेंगे? इसमें 3 तरह की रीडिंग है। इस तरह का रीडिंग आप देखेंगे तो सबसे पहले एक डेटम लाइन है। डेटम लाइन के ऊपर में रीडिंग है कुछ, यहाँ पे 0 लिखा रहता है, जैसे स्टील रूल में होता है उसी तरह से 5 रहता है। ठीक है, 1 2 3 4, 5वां लाइन लंबा होता है। 1 2 3 4, 5वां लाइन लंबा, 1 2 3 4, 5वां लाइन लंबा। और इसका रेंज अगर 25 to 50 है तो यहाँ पे रहेगा 25। अगर 0 से 25 रहेगा तो वहाँ पे 0, 30, 35, 40, यानी कि इस तरह से बढ़ते जाएगा। कितना तक? 50 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट दिख रहा है वह इसके अलावा इस ए वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। और नीचे जो रहता है, नीचे 2 लाइन के बीच में जो दूरी रहती है वो सब स्केल होता है। वह मेन स्केल को 2 भागों में डिवाइड करता है। यानी कि अगर माइक्रोमीटर का थिम्बल हम लोग मूव करते हैं तो पहले जो एक चक्कर में यहाँ तक पहुँचता है और अगले चक्कर में यहाँ तक, यानी कि 1 मिलीमीटर दूरी तय करने के लिए 2 चक्कर, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन थिम्बल को लगाना पड़ता है। उसी थिम्बल में जो गोल बिवेल है उसके अंदर 50 तक लाइन बनी रहती है। इस तरह से 0, 5वां लाइन लंबा, यहाँ पे 5, इस तरह से 10, इसी तरह से कंप्लीट रहेगा। और यहाँ आते आते वो हो जाएगा 45, 40, यानी कि पूरे स्लीव है, पूरे जो बीवल घेरा है, जो थिम्बल है, उसमें 50 लाइन होती है। ये जो देख रहे हैं इसमें टोटल 50 लाइंस बने होते हैं और 5वां लाइन जो लंबा होता है उसमें कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहता है। वह वैल्यू होता है जो भी लाइन डेटम लाइन के सामने रहेगा। जब हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे तो जो भी लाइन रहेगी डेटम लाइन के सामने उसकी संख्या ज्ञात करेंगे। अभी यह कंडीशन है हमारा बीवेल घेरा के बाहर इधर है, यहाँ पे बीवेल घेरा है और इसके बाहर है 41 है, 41 पे है। ये आप देखिए यहाँ पे ये जो बीवेल घेरा है वो 41 पे है। और उसके बाद 7वां लाइन, इस तरह का जो 7वां लाइन है थिम्बल का 7वां लाइन 10, तो 7वां लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करता है। तो थिम्बल का 7 लाइन्स, तो 7 लाइन्स का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने के लिए 0.01 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू होगा 0.07। तो इसमें पुट करेंगे तो 41.07 फाइनल रीडिंग बनेगा। ये हमारा रीडिंग होगा। जो चार्जर का आगे का भाग हम लोग मेजरमेंट किए वो इस तरह से होगा। इसके अलावा और भी कोई मेजरमेंट हम लोग लेंगे तो इस तरह से हम लोग घुमा लेते हैं। अब हम लोग मेजरमेंट की गणना कर रहे हैं इसका। तो मेजरमेंट की गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन स्केल देखेंगे। मेन स्केल कितना भाग खुला हुआ है? सबसे पहले ऊपर में 40 है, 40 के बाद 1 2 3 भाग खुला हुआ है, यानी कि 40 और 3 43 हो जाता है। उसके बाद वैल्यू 40 के पहले वाला तो दिखेगा, लेकिन 40 के अगर 43 के बाद वाला नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग 0 वैल्यू देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट थिम्बल स्केल में देखते हैं तो थिम्बल स्केल में यहाँ पे 39 के साथ कोइंसाइड है, तो टोटल वैल्यू होगा मेन स्केल का 43 एंड थिम्बल स्केल का 39। 39 को गुना करेंगे 0.01 से, कितना होगा 0.39। 0.39 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43.5
39 mm। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोमीटर जांचना होता है तो माइक्रोमीटर के डब्बे के अंदर, कोई भी माइक्रोमीटर हो तो उसके अंदर एक सी स्पैनर आता है, ये जो देख रहे हैं वो सी स्पैनर है, और एक ये नॉन मेजरिंग पीस, मास्टर पीस, जो कि मिनिमम मेजरमेंट के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग इसको मास्टर पीस के लिए रखते हैं, या घिसता नहीं है, इसको यूज नहीं करते हैं, तो मास्टर पीस को क्या करेंगे हम लोग एनविल और स्पिंडल के बीच में रखेंगे और इसके इरर की जांच करेंगे। इरर कैसे जांच होगा? इरर जांच करने के लिए 25 mm है, तो 25 के समय क्या होना चाहिए, मेन स्केल और थिम्बल स्केल का 0 एक दूसरे पर ओवरलैप करना चाहिए। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थिम्बल का 0 डेटम लाइन के बिल्कुल सामने आना चाहिए। इसमें देख रहे हैं हम लोग डेटम लाइन के बिल्कुल सामने नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, ऊपर है या नीचे है। दो कंडीशन बनेगी, या तो सामने रहेगा तो नो एरर, अगर ऊपर चली जाती है या नीचे रहती है। अगर डेटम लाइन से 0, थिम्बल स्केल का 0 ऊपर की तरफ चला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एरर। निगेटिव यानी कि ऋणात्मक त्रुटि। यानी कि क्या करना होगा, जब ऊपर की तरफ चला जाएगा तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो जितना भी त्रुटि होगी उसको फाइनल रीडिंग में जोड़ेंगे तो वह सुधर जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 0 नीचे रह जाती है, जैसे कि इसमें नीचे की तरफ है 0.1 नीचे है, यानी कि 1 नीचे है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.01। तो इसमें हम लोग कहेंगे इसमें धनात्मक त्रुटि है 0.01। 25 जब माप रहे हैं तो वहां पे दिखा रहा है 25.01, यानी कि 01 एरर है। और इस एरर को दूर करने के लिए अगर धनात्मक त्रुटि है तो उसको दूर करने के लिए फाइनल रीडिंग से उसको माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो त्रुटि है उसको दूर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको माइक्रोमीटर समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हाथ में लेंगे, गेजिंग करेंगे, मापेंगे, तो आपका जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से समझ लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।